नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से कुछ खास खबरों के साथ। सीएम धामी आज गुजरात दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पटोदरा में सरदार गाथा कार्यक्रम में भी शिरकत की है। और इस दौरान आपको बता दें, ये कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है और ये सभा राष्ट्रीय पद यात्रा से जुड़ी है, जिसका उद्देश्य देश में एकता, अनुशासन और नागरिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करना है। कार्यक्रम में शामिल होने से पहले सीएम धामी ने बिरसा मुंडा सर्किल में सातले तक पद यात्रा भी की। भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से, देवभूमि वासियों की ओर से भावांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही मैं मंच पर विराजमान देश के यशस्वी रक्षा मंत्री और भारत की राजनीति के अजात शत्रु राजनेता आदरणीय राजनाथ सिंह जी का भी अपनी ओर से, देवभूमि वालों की ओर से, सबकी ओर से अभिनंदन करता हूं। ये हम सभी के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर हमें आदरणीय राजनाथ सिंह जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। आपका मार्गदर्शन निश्चित रूप से हम सबका पाथेय भी होगा और हम सबके अंदर ऊर्जा का संचार भी होगा। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि आज मुझे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर उनकी जन्मस्थली से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक 190 किलोमीटर लंबी इस राष्ट्रीय एकता पदयात्रा में प्रतिभाग करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और सरदार पटेल की अदम्य इच्छा शक्ति, दूरदर्शिता और अटूट समर्पण के माध्यम से अखंड भारत के स्वप्न को उन्होंने साकार किया। वो सच्चे अर्थों में आधुनिक भारत के निर्माता थे। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व खेड़ा और बारदोली के किसानों के आंदोलन में अन्याय के विरुद्ध उनके द्वारा किए गए संघर्ष ने उन्हें भारत में लोकप्रिय बना दिया था। बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद ही देश ने उन्हें आदरपूर्वक सरदार की उपाधि से सम्मानित किया। उन्होंने अपने बैरिस्टर का प्रतिष्ठित बैरियर और व्यक्तिगत सुख सुविधाएं त्याग कर जीवन राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया था। भाइयों बहनों, आज़ादी के बाद जिस प्रकार से उन्होंने देश की 562 से भी अधिक रियासतों को भारत में विलय किया, सच में वो बहुत बड़ा महान कार्य था। विस्तृत एवं एकीकृत भारत के निर्माण में देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल की दूरदर्शिता और कूटनीति की अमर गाथा युगों युगों तक अमर रहेगी। परंतु राजनीतिक दुर्भावनाओं के कारण कांग्रेस ने षड्यंत्र पूर्वक सरदार पटेल जी के योगदान को इतिहास से ओझल करने का प्रयास किया। कांग्रेस और वामपंथियों ने सरदार पटेल जैसे लौह पुरुष को पीछे धकेलकर कुछ नेताओं की कृत्रिम छवि को गढ़ने का काम किया। कांग्रेस ने हमेशा वही नेता महान बताए जो एक विशेष परिवार से आते थे, लेकिन जिन्होंने 562 रियासतों को जोड़ने का काम किया, उन्हें इतिहास की किताबों के कोनों की लाइनों में सीमित करने का काम कांग्रेस के शासनकाल में देश की आज़ादी के बाद हुआ। सरदार पटेल की लोकप्रियता और निर्णायक नेतृत्व कांग्रेस को हमेशा असहज करता रहा। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को डर था कि अगर सरदार पटेल का कद स्वीकार कर लिया गया तो आज़ादी के बाद कांग्रेस का वास्तविक नेता कौन था, ये प्रश्न हमेशा खड़ा रहेगा। आज जो भारत एक राष्ट्र के रूप में खड़ा है, वो सरदार पटेल की कूटनीति, साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है। लेकिन कांग्रेस की राजनीति ने राष्ट्र निर्माता को किनारे करने का, सेह की माला किसी और के गले में डालने का प्रयास किया। यहां तक कि उनके अंतिम संस्कार में भी कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेताओं को जाने से रोका। भारत को एक करने वाले लौह पुरुष को भुलाने की कोशिश करने वाले ये भूल गए कि जो इतिहास बनाया जाता है वो मिट जाता है और जो इतिहास रचा जाता है वो सदियों तक याद रखा जाता है, सदियों तक उसकी गूंज रहती है। भाइयों बहनों, जहां कांग्रेस ने सरदार पटेल जी का तिरस्कार किया, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार पटेल जी की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया।
और उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सरदार पटेल जी से प्रेरणा लेकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र के साथ भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय गौरव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का कार्य किया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 300 समाप्त कर सरदार पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के एक देश एक विधान एक संविधान के संकल्प को साकार करने का काम किया है। साथ ही सरदार पटेल के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता प्रकट करने के लिए एक और उन्होंने जहां गुजरात के केवड़िया में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण कराया, वहीं उनके जन्म दिवस पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन कर देश के युवाओं को सरदार पटेल के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इसी के क्रम में उनके 150वीं जयंती वर्ष को ऐतिहासिक रूप देने के उद्देश्य से देश भर में 150 यूनिटी मार्च का आयोजन कर सरदार पटेल की एकता और समरसता को संदेश को देश भर तक पहुंचाने का काम किया गया है। आज मुझे बताया गया कि करोड़ों लाखों लोग इस यात्रा में सहयात्री बनकर देश के पूरे गुजरात के अंदर इस यात्रा को एक उत्सव के रूप में मनाने का काम कर रहे हैं। देश भर में भी इसको एक उत्सव के रूप में मनाया गया है। इस अभियान के अंतर्गत हमने देवभूमि उत्तराखंड में भी प्रत्येक जनपद में एकता यात्रा का आयोजन किया है। मैंने भी 4 स्थानों पर इस एकता यात्रा में प्रतिभाग किया। इसके माध्यम से हमने नशा मुक्ति, योग और स्वास्थ्य जैसे और हमारे राज्य के अंदर जो हस्तशिल्प और स्वदेशी उत्पादों के प्रचार प्रसार की दिशा में विशेष प्रयास इस यात्रा के माध्यम से किए हैं। इस यात्रा के दौरान हमने ग्राम सभाओं में जनसंवाद कार्यक्रमों का आयोजन कर जनता की विभिन्न समस्याओं के समाधान का प्रयास किया है। वहीं अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया है। सरदार हम आगे बढ़ेंगे। डोईवाला ब्लॉक के दूरस्थ ग्राम सभा गढ़टूल के बता दें कि इठराना गांव में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का जिलाधिकारी ने यहां पर शुभारंभ किया और शिरकत करते ही क्षेत्र और लोगों की समस्याओं को सुना और कई मौके पर समस्याओं का निस्तारण किया। विभागीय अधिकारियों को तत्काल उन पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही साथ पहली बार पहाड़ी क्षेत्र इठारना में टीएम देहरादून के पहुंचने पर लोगों ने टीएम का जोरदार स्वागत भी किया। कहा कि भविष्य में ऐसे शिविर आयोजित होने चाहिए ताकि क्षेत्र की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो। देखिए, हमारे ऑनरेबल सीएम का ये संकल्प है और ये निर्देश भी हैं कि जो हमारे दूरस्थ एरियाज़ हैं वहाँ पे हम जितना संभव हो उतना विज़िट करें, सारे अधिकारियों के साथ वहाँ पे बहुउद्देशीय शिविर लगाएं, नाइट स्टेज करें और जितनी हमारी शासन प्रशासन की योजनाएं चल रही हैं, जितने हमारे प्रमाण पत्र बनते हैं, हमारी स्वास्थ्य जांचें होती हैं, हमारे यूडीआईडी कार्ड्स, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, कृषि और उद्यान के यंत्र का वितरण, उनमें जो इनपुट्स हैं, चाहे दवाइयाँ हैं, पेस्टिसाइड्स हैं या बीज हैं, वो उपलब्ध करवाना, हमारे जो कृत्रिम अंग हैं, व्हील चेयर्स हैं, हियरिंग एड्स हैं और जो हमारी पेंशन्स हैं जितनी तरह की, दिव्यांगता प्रमाण पत्र हैं, ये सारे जो हमारे लाभ हैं ये मौके पर ही प्रयास किया जाए कि ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में हम लोगों के विश्व दिव्यांग दिवस उन जज्बों को सलाम करने के अवसर पर है जो कि पारिस्थितिक रूप से सीमाओं से आगे बढ़कर कर्म, समर्पण और आत्मविश्वास की मिसाल पेश करते हैं। इस साल पौड़ी जिले में 5 ऐसे दिव्यांगजन राज्य स्तरीय सम्मान के लिए चयनित हुए हैं जिनकी उपलब्धियां न केवल उनके व्यक्तिगत संघर्ष की पहचान है बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणादायी भी है। आपको बता दें कि आगामी 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा दक्ष दिव्यांग कर्मचारी, स्वयं रोजगार के संलग्न दिव्यांग व्यक्तियों और दक्ष दिव्यांग खिलाड़ियों और सेवा योजकों तथा प्लेसमेंट अधिकारियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मेरा नाम मनीष रावत है। मैं पशुपालन विभाग में पशु संसाधन अधिकारी के तौर पर विकासखंड कोट में पशु सेवा केंद्र में कार्यरत हूँ। और ये जो 3 दिसंबर को जो विश्व दिव्यांग दिवस के दिन पर जो उत्तराखंड सरकार की जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले दिव्यांग कर्मचारी हैं उनके लिए जो ये पहल की गई है इसका हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद प्रेषित करते हैं सरकार को कि वो दिव्यांग कर्मचारियों के लिए इस तरह की पहल का आयोजन करती हैं।
और ये जो पहल है, इससे जो जितने भी दिव्यांग कर्मचारी हैं, जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले दिव्यांग कर्मचारी हैं, उनकी जो सूची माँगी गई थी, तो उसमें मैंने आवेदन किया था। अपर निदेशक महोदय के द्वारा मुझे इस पहल के बारे में बताया गया था, तो इसमें मैंने आवेदन किया था, तो उस सूची में मेरा नाम भी शामिल है। इसके लिए सरकार का तहे दिल से धन्यवाद। और ये जो पहल है, ये काफ़ी अच्छी पहल है सरकार की। इससे जो दिव्यांग कर्मचारी हैं, उनके मनोबल में एक उत्साहवर्धन होता है उनको। उससे वो एक अच्छी लगन और निष्ठा से आगे कार्य कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें भी ये लगे कि हाँ, हमारा भी कहीं एक आगे नाम आ रहा है, हमें भी कोई न कोई देख रहा है कि हाँ, हम भी कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट का विस्तार कब करेंगे, अब तक ये सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि इसे लेकर कई बार खबरें तो सामने आई लेकिन विस्तार नहीं हुआ। अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसे लेकर बयान किया है, जिस पर विपक्ष ने पलटवार किया। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने स्पष्ट किया है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर उनकी मुख्यमंत्री से विस्तृत चर्चा हुई है और फिलहाल दिल्ली में प्रस्तावित होने वाली महत्वपूर्ण बैठक के बाद ही इस दिशा में ठोस कदम आगे बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बैठक समाप्त होते ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और पार्टी उसी आधार पर आगे की प्रक्रिया तय करेगी। अब कैबिनेट के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी परसों भी चर्चा हुई है, क्योंकि दिल्ली में एक बैठक हो अभी प्रस्तावित है। उस बैठक के तुरंत बाद हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने फिर से संकेत दिए हैं कि पार्टी, संगठन और सरकार दोनों स्तर पर बात आगे बढ़ रही है और जो भी निर्णय होगा वो सोच समझकर और समय के अनुरूप लिया जाएगा। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष ये स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि कैबिनेट का विस्तार कब होगा। इससे पहले भी मीडिया के सवालों पर उन्होंने जल्द कैबिनेट विस्तार की बात कही थी, लेकिन उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया और अब फिर से चर्चा है। अब बैठक के बाद जैसी बैठक समाप्त होगी, बैठक उसका चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के बाद में होगी। देखिए, जो भी होगा सबके सम्मुख होगा, जल्दबाजी कुछ नहीं। 2022 से ही 4 मंत्रियों के पद खाली थे और मौजूदा वक्त में 5 कैबिनेट मंत्रियों के पद खाली है। 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार की चर्चा है। जाहिर है, इसे लेकर विपक्ष पहले भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा था और आज भी सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि धामी सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। ऐसे में अगर कैबिनेट का विस्तार होता भी है तो इससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रही है। चंद मंत्रियों के भरोसे प्रदेश की सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री जी अपनी ढपली बजा रहे हैं, जो गिने चुने मंत्री हैं वो अपना राग गा रहे हैं और जनता की समस्याओं पर किसी का ध्यान नहीं है। जब भी होली का मौका हो, दिवाली का मौका हो, नए साल का मौका हो, नवरात्रि का मौका हो, हमेशा राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार की बातें आकार लेती हैं। इस बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं ने जोर पकड़ा है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा है। इसका सीधा सीधा कारण है, जनता भी समझ रही है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच में तलवार खींची हुई है, रोरा कुश्ती चल रही है, आपसी गुटबाजी चल रही है, उसी का परिणाम है कि राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। इससे सरकार का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि लोग बड़ी आशा और उम्मीद के साथ राजधानी आते हैं कि मंत्री जी मिलेंगे, वो अपनी फरियाद उनसे कहेंगे तो कुछ जो है जनहित में काम होंगे। लेकिन मंत्री तो जो है वो प्रवासी बने हुए हैं, उनको जनता के काम से कोई लेना देना नहीं है और मंत्रिमंडल का विस्तार ये सरकार कर नहीं पा रही है। इस बार भी जो मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं चल रही हैं, ये केवल जो है आपदा प्रबंधन है भाजपा सरकार का, क्योंकि मुख्यमंत्री जी विधायकों को हमेशा लालच देते रहते हैं कि शांत रहिए, जो भी सरकार की कमियां हैं उनको उजागर मत कीजिए, आपका नंबर भी मंत्रिमंडल विस्तार में आ सकता है। लेकिन विधायकों ने लंबा समय आस में गुजार दिया है कि उनका नंबर आएगा, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भाजपा विधायकों के मंत्रिमंडल में स्थान बनाने के सपने ही रहने वाले हैं। मौजूदा वक्त में सीएम सहित 7 मंत्री हैं और एक मंत्रियों के पास कई विभागों की जिम्मेदारी है। सबसे ज्यादा सीएम के पास विभाग है। विपक्ष का कहना है कि मंत्रियों के पास ज्यादा बोझ होने की वजह से विकास कार्यों पर असर पड़ता है, लेकिन इससे धामी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी।
हरिद्वार वासियों की समस्याओं का तुरंत निराकरण करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई विभाग से संबंधित लगभग 90 शिकायतकर्ताओं ने अपनी समस्याएं दर्ज कराई हैं। समस्याओं का मौके पर निस्तारण भी किया गया। शेष समस्याओं के लिए संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई करने के लिए प्रेषित किया गया है। सोमवार की तरह आज भी जनसुनवाई की गई, जिसमें अभी तक जो है 90 के आसपास शिकायतें दर्ज की गई हैं और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं कि लगातार जनसुनवाई की जाए और सभी अधिकारियों को भी डायरेक्शन दिए गए कि वो अपने स्तर पर भी जो शिकायतें लंबित है उनका निस्तारण करें। सीएम हेल्पलाइन का भी रिव्यू किया गया। साथ ही समस्त डिपार्टमेंट के अधिकारियों को सफाई अभियान में गति लाने के लिए बताया गया है। उनके जो भी एसेट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं या उनकी जहाँ भी संपत्तियां हैं उस पर सभी लोगों को जोड़ते हुए सफाई अभियान चलाएं और हमारे डिस्ट्रिक्ट को एक मॉडल जनपद बनाया जाए जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा। उसी क्रम में सभी को पुनः डायरेक्शंस दिए। जैसे कि मैंने बोला कि सफाई अभियान में केवल डिपार्टमेंट्स का ही रोल नहीं है, सभी को जोड़ा जा रहा है। आज सिडकुल में कई कंपनीज ने भी आगे बढ़कर अपना अपना एरियाज उनको दिया गया है, जहाँ पर वो न केवल सफाई करेंगे बल्कि आगे भी उसको मेंटेन करेंगे। आने वाले कुछ समय में हम लोग अन्य संगठनों को, धार्मिक संस्थाओं को, एनजीओ को भी जोड़ेंगे और निश्चित तौर पर इस पूरे जनपद में सभी को अपनी जिम्मेदारी के साथ अगर इस सफाई अभियान में वो कंट्रीब्यूट करेंगे तो एक पूरे हरिद्वार जनपद की एक नई तस्वीर उभरेगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट में प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया है। आपको बता दें कि सैनिटोरियम हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाने की सहमति देने के साथ ही इसके मास्टर प्लान बनाने के लिए एक निजी संस्था की नियुक्ति भी कर दी गई है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को एक सप्ताह की बता दें कि बवाली सैनिटोरियम अस्पताल सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाने का मास्टर प्लान और प्रगति रिपोर्ट करने को कहा है। स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने पिटीशन फाइल की थी। बीडी पांडे अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें कमी है और यहाँ पर प्रॉपर इलाज नहीं मिल पा रहा, तो उस पर कोर्ट ने पूर्व में ये सजेशन दिया था कि जो भवाली में सैनिटोरियम की लैंड है तो उस पर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाए जिससे अन्य पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को भी सुविधा मिले। तो जिसके बाद गवर्नमेंट ने इस पर डेलिब्रेशंस किए और आज उन्होंने कोर्ट को बताया कि इसमें इन प्रिंसिपल यानी सैद्धांतिक रूप से भवाली में एक बड़ा अस्पताल बनाने की सहमति दे दी गई है और एक कंपनी को भी गवर्नमेंट ने कार्यदायी संस्था के तौर पर अपॉइंट कर दिया है जो कि इसका मास्टर प्लान बना रही है। तो फाइनेंशियल अप्रूवल इसकी गवर्नमेंट में पेंडिंग है। इस सब में क्या प्रगति हुई है, प्रपोजल कहाँ तक पहुँचा है, मास्टर प्लान कब तक बनेगा, इसकी सुनवाई के लिए नेक्स्ट वीक में मैटर। हरिद्वार में रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी भगवान सिंह की हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के निर्देश पर भाद्राबाद थाना और रानीपुर कोतवाली और साथ ही साथ सीआईयू की संयुक्त टीम ने कुछ ही घंटों में पूरी वारदात सुलझा ली है। जांच में सामने आया कि पिता की करोड़ों की संपत्ति पाने के लालच में सगे बेटे यशपाल ने ही अपने दो दोस्त ललित मोहन उर्फ राजन और शेखर के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। 29 नवंबर को सूचना दी गई थी कि कार में सफर करते समय अज्ञात बदमाशों ने भगवान सिंह को गोली मार दी। शुरुआत में लूट की कहानी बताई गई, लेकिन पुलिस को बेटे के बदलते बयान और विरोधाभासों पर शक हुआ। कड़ी पूछताछ में यशपाल ने हत्या की साजिश कबूल करी है और उसने अपने दोस्तों को 30 लाख रुपए और स्कॉर्पियो देने का लालच देकर वारदात को अंजाम दिया। भाद्राबाद थाना क्षेत्र में एक हत्याकांड की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसमें जो वादी है वो मृतक का बेटा था। उसके द्वारा पुलिस को 112 के माध्यम से बताया गया था कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा गाड़ी रोक के उनके पिता की जो हत्या की गई है। तत्काल पुलिस ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए बहुत डीपली इसमें हम लोगों ने जब पूरा इस पर विवेचना की तो ये बात तथ्य सामने आए कि जो वादी है एक्चुअल में वही इसमें संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। तो उससे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा इस पूरे घटनाक्रम में मास्टरमाइंड होना बताया गया। वादी जो मृतक है उसका खुद का बेटा है, उसके द्वारा अपने दो साथियों के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या की गई। अभी तक जो प्रारंभिक जानकारी हमारे सामने आई है उसमें जो अभियुक्त है उसको अपने पिता से जो पैसों को लेकर कुछ लगातार अनबन चल रही थी और क्योंकि उसका वो अपने पिता का इकलौता बेटा था, उसको पैसों की जो भी कमी वो फेस कर रहा था उसको अपने पिता को इसका जिम्मेदार मान रहा था। इसलिए उसके द्वारा अपने दो साथियों के साथ मिलकर 30 लाख रुपए में उसके द्वारा ये पूरी
हत्याकांड के लिए दोनों को रैंसम देना, उसको पैसा देना स्वीकार किया है। और अभी जो हमारी अभी तक की जो जांच में अभी तक 3 लोग इसमें सामने आए हैं। तीनों को ही पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है और जल्दी ही न्याय। बद्रीनाथ धाम में श्रीद्वार मंगलम होने के बाद अब शीतकाल के लिए आम श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आवाजाही पर रोक लगा दी जाती है। जिला प्रशासन की विशेष अनुमति के बाद ही बद्रीपुरी में इन दिनों मास्टर प्लान महायोजना कार्य हेतु मजदूरों, तकनीकी एक्सपर्ट्स और इंजीनियर्स की टीम कार्य करने में जुट चुकी है। वहीं इस साल बद्रीनाथ धाम में जहां 16,60,000 श्रद्धालु पहुंचे, वहीं वाइब्रेंट विलेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा सीमा दर्शन के लिए परमिट जारी करने के बाद बॉर्डर दर्शन के लिए नीति, माना और देवताल, पार्वती कुंड जैसे बॉर्डर्स इलाकों में बड़ी संख्या में आध्यात्मिक पर्यटन और तीर्थाटन करने वाले यात्रियों और पर्यटकों की अच्छी आमद दर्ज की गई। नीति पास, देवताल और पार्वती कुंड, सुमना जैसे बॉर्डर्स के दर्शन करने के लिए करीब 2300 से अधिक पर्यटक और आध्यात्मिक पर्यटकों की आमद दर्ज हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिएगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।